किसान न्याय यात्रा का समापन झालावाड़ जिले में एक सभा के साथ हुआ। कांग्रेस की ये 3 दिवसीय यात्रा 12 से शुरू हुई थी। पीसीसी चीफ सचिन पायलट समेत कांग्रेस के आला नेता इस यात्रा में शामिल हुए और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और बीजेपी को उनके ही गढ़ में घेरने की कोशिश की गई। पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने झालावाड़ की सभा में बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने केवल किसानों के साथ छलावा किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कांग्रेस को दोष देना छोड़ दे, केवल अपने काम पर ध्यान दे। और हजारों किसानों ने फिर नहीं फटेगा एक न्याय या पदयात्रा निकालने का संकल्प लिया। 3 तारीख को 12 मंडी से हम लोग चले, बामला गांव पहुंचे, किसानों के सम्मान में। बामला गांव से चलकर हम खानपुर पहुंचे, खानपुर से मंडावा और आज बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। झालावाड़ की इस सभा में आपके बीच में उपस्थित है। कांग्रेस की किसान न्याय यात्रा को बीजेपी ने ढकोसला करार दिया है। बीजेपी के सांसद ओम बिरला ने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया। कांग्रेस किसानों के साथ केवल छलावा कर रही है। मैं तो सचिन पायलट से इतना ही पूछना चाहता हूं कि जिस मुद्दे को लेकर के आपने पैदल पद यात्रा निकाली है, क्या उन मुद्दों को आपकी सरकार पूरा नहीं कर सकती थी? क्या जब आपकी कांग्रेस की सरकार थी तब आपने इस प्रकार की पद यात्रा निकाल करके अशोक गहलोत जी को क्यों नहीं बताने का प्रयास किया कि पूर्ण कर्ज माफी वो करें? इस प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से लोगों को भड़क लाने का काम मैं समझता हूं कांग्रेस को नहीं करना चाहिए, सचिन पायलट जी को नहीं करना चाहिए। कांग्रेस की यात्रा छलावा है, छल कपट है और हाड़ौती की जनता जानती है कि कांग्रेस के राज में किस तरीके से हाड़ौती की उपेक्षा हुई है। पिछले कुछ समय से प्रदेश के किसानों में भी असंतोष व्याप्त हुआ है। यही कारण है कि चुनाव से पहले कांग्रेस ने किसान न्याय यात्रा निकाली है। कांग्रेस इस यात्रा के माध्यम से किसानों के मन को भांपने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस की मंशा साफ है कि आने वाले चुनाव में जो असंतोष किसान के मन में व्याप्त हुआ है वो वोट के रूप में कांग्रेस की झोली में जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। तो आपने देखा पूरा किसान यात्रा 3 दिन की, जो 4 दिन की किसान यात्रा ही 3 तारीख से शुरू हुई थी 12 से, जो झालावाड़ में जाकर के संपन्न हुई। 100 किलोमीटर के आसपास का सफर तय किया है पदयात्रा के जरिए अपने संगठन के पदाधिकारी और किसानों के साथ। सचिन पायलट ने दावा किया है कि इस दौरान किसानों की काफी तकलीफें उन्होंने सुनी हैं और सरकार की नाइंसाफी और अनदेखी साफ झलकती है। तो ऐसे में किसान को कोई तो हिम्मत देगा। यही बड़ी वजह रही कि हम लोगों को पद यात्रा करनी पड़ी। हम आपको बता दें कि ये किसान यात्रा 100 किलोमीटर के आसपास का सफर तय करके 4 दिन में पहुंची है और सचिन पायलट, रामेश्वर डूडी इसका नेतृत्व कर रहे थे। कांग्रेस का साफ कहना है कि कर्ज माफ होने चाहिए, किसानों के साथ जो वादे सरकार ने किए थे वो पूरे होने चाहिए। चलिए, लेकिन कर्ज माफी 50,000 रुपए तक की होगी, इसको लेकर के पहले सरकार पूर्ववर्ती जो आंदोलन शेखावटी के कुछ जिलों में चला वहां पे तय कर चुकी थी। उसकी कमेटी बनेगी, लेकिन कमेटी जिस दिन पदयात्रा शुरू होनी थी उसके ठीक एक दिन पहले बनाई गई है डॉक्टर रामप्रताप की अध्यक्षता में, जो कैबिनेट मंत्री भी हैं। लेकिन अभी तक निष्कर्ष नहीं निकला है और अगर सरकार कहीं ये लाभ देने की कोशिश भी करती है या देती भी है तो चाहे किसान सभा हो या कांग्रेस हो या बीजेपी हो, सब क्रेडिट लेने की भी बात करेंगे। फिलहाल बीजेपी से छलावा बता रही है। चलिए, आलोक भारद्वाज भाजपा नेता हमारे साथ हैं, संगीता गर्ग जी राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सेक्रेटरी हमारे साथ हैं और वरिष्ठ पत्रकार श्याम शर्मा और किसान नेता हमारे साथ जुड़े हैं। आलोक जी, ये छलावा क्यों लग रही है पदयात्रा? और अभी अशोक परनामी साहब को मैं सुन रहा था कि जब अशोक गहलोत जी की सरकार थी या यूपीए गवर्नमेंट थी उस वक्त किसानों का ख्याल नहीं रखा गया। सरकार पूर्ववर्ती जो है कांग्रेस का लगातार ये दावा है कि हमारी सरकार ने पहली मर्तबा किसानों के कर्ज माफ किए लंबे समय के बाद में, और अब बीजेपी को एक कहने का अधिकार ही नहीं है कि कम से कम हमने जो एक
ग्रेड बनाई हुई थी कि इतने तक के कर्ज माफ किए जा सकते हैं और किसानों के दुख में अगर सरकारें सहयोग नहीं करेगी तो कौन करेगा, ये कांग्रेस का दावा है। देखिए युगेन जी, दावा जो है, दावा करने का ठीक है, वो दावा कर रहे हैं, दावा करते हैं, जनता सब चीजें समझती है और ये छलावा है, ये तो सबको दिख रहा है ना। कहने की आज प्रणामी जी ने कहा कि छलावा है, लेकिन ये तो आम जनता से पूछोगे तो सबको लगेगा कि ये छलावा है। आप ये देखिए कि किसान हो, जनता हो, जब भाजपा की जो नीतियां हैं जो चल रही हैं, जनहित को समर्पित नीतियां, उसके संग सब जुड़े हुए हैं, किसान भी जुड़ा है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और उसी देश ने चुनकर जब ये सरकार बनाई है, सारी सुविधाएं दिया। अभी हर बात पे स्वामीनाथन को बात करते हैं। मैं तो ये कांग्रेस की प्रवक्ता यहाँ बैठी हुई है, इनसे आप पूछे कि पहले तो स्वामीनाथन आयोग कब स्थापित हुआ था, किसने स्वामीनाथन आयोग बनाया था। स्वामीनाथन आयोग की बात तो करते हैं। आपको नवंबर 2004 में भारतीय जनता पार्टी ने स्वामीनाथन आयोग का गठन किया था, उसकी रिपोर्ट आ गई थी 2006 में। उसके बाद आज ही हर बात में स्वामीनाथन को लेते हैं, लेकिन 2006 के बाद केंद्र में जब इनकी सरकार थी, स्वामीनाथन आयोग की कितनी ने स्थापना करी। एक बात जानना चाह रहा हूं आलोक जी, बात छलावे की है। छलावा कैसे हो रहा है? क्योंकि आम किसान है वो छलावा महसूस हो रहा है। देखिए चुनाव का टाइम आ गया तो देखकर ठीक है पदयात्रा दिखाने की, और अभी आप देखेंगे कि इस बारे में कहना नहीं चाहिए, वो मंदिर में भी जा रहे हैं और मंदिर में जाने के लिए साहब जूते, जो नेता प्रतिपक्ष हैं क्या आप देखिए जूते, हाँ ठीक है साहब अपने उससे जूते खुलवा रहे हैं, मोजे खुलवा रहे हैं और सब सोशल मीडिया पे सब चीजें वायरल हो रही है। आपने देखा कि अपने प्रहरी से साथी से इस तरह का अगर करके क्या दिखाना चाहते हैं, फिर साथ दिखाते हैं कि साहब अध्यक्ष जी नहीं खुलवा रहे हैं। चाह रहा हूं, आपकी पार्टी के कई नेता ये बात कह रहे हैं कि जूतों में राजनीति रह गई हमारी। सर बात राजनीति की नहीं है, यहीं तक सीमित है सर। सोच अभी मैं एक बात बताना चाह रहा हूं आपको कि हाल ही में दशहरे के दिन राहुल गांधी पूजा कर रहे हैं, जूते खोल के कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी आरती उतार रहे हैं तो जूते, वो नहीं है हिंदुस्तान की राजनीति में राजनीति नहीं बहुल होती है। किसानों वाली बात मैं तो आपको किसानों वाले बताऊं कि जो यात्रा का छलावा कर रहे हैं ना, एक ये दिखा रहा, फिर उसको प्रचारित भी कर रहे हैं, खुद ही प्रचारित कर रहे हैं कि साहब हमारे अध्यक्ष जी ने तो जूते नहीं खोले, जूते खोले और उनने नहीं खोले, प्रचारित खुद ही कर रहे हैं। आप ये देखो, हमने थोड़ी प्रचारित किया है, ये तो जब आ रही है जनता जाके तो ये क्यों आ रहा है। सबसे बड़े आप सोचो कि अगर उनके ही साथी हैं, वीडियो कौन बना रहा है, वायरल कहां से हो रहा है, इन सब चीजों की खुद ही पे सोचो ना, प्रश्न प्रचारित कौन कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रचारित हमने किया है। चले संगीता जी, आपकी यात्रा को पूरी तरह से विफल और छलावा बता रहे हैं, तो छलावा इस मायने में बता रहे हैं कि जो चीज सरकार दे रही है, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्टें 90% हम लोगों ने लागू कर दी हैं, किसान को लगातार लाभ मिल रहा है, तो बावजूद उसके ऐसी यात्राएं महज एक राजनीतिक लाभ लेने के लिए की जा रही हैं, किसान को कुछ इससे हासिल होने वाला नहीं है, ये बीजेपी का लगातार दावा है। देखिए योगेंद्र जी, आलोक जी अभी कह रहे थे छलावा, तो मैं एक बात आपको बताना चाहूंगी कि इनके मंत्री जी ने चाहे छलावा कहा हो, क्योंकि ये लोग खुद के गिरेबान में झांक कर देखे तो इनको जानकारी अपने आप हासिल हो जाएगी कि छलावा कौन कर रहा है किसानों के साथ। छलावा बीजेपी ने स्वयं किया, किसानों से झूठे वादे करके। जब उन वादों से मुकरा जाता है तो कांग्रेस निश्चित रूप से किसानों के मान सम्मान हक अधिकारों के लिए लड़ रही है। मान सम्मान वाली बात को आप ये शब्दों से थोड़ी मान सम्मान हो जाएगा। आलोक जी, जब आप बोल रहे थे तब मैं बीच में नहीं बोली थी, अब आप सुनिए, मैं आपके पास में आऊंगा, एक एक बात का जवाब दिलवाएंगे। दूर दराज की बात करूं तो चाहे पूरे देश के आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए, पिछले 10-15 सालों में जितने किसानों ने आत्महत्या नहीं की, उतने किसानों ने आत्महत्या की है। हम राजस्थान की बात करें तो 75 से 80 किसान आत्महत्या कर चुके। क्यों कर चुके? इनसे पूछिए, जवाब पूछिए बीजेपी से, कि हम पूछना चाहेंगे बीजेपी से कि क्यों कर चुके। अब इनके मंत्री जी ने आज कहा है कि वो कर्ज नहीं था उन पे। शर्म आती है ऐसे बयानों पर जब ये ऐसे कहते कर्ज नहीं था। अरे कर्ज में किसान आत्महत्या कर रहा है, एक मंत्री कहता है कि कर्ज नहीं था, दूसरे मंत्री जी ये कह, सेंटर मिनिस्टर ये कह देते हैं कि प्रेम प्रसंगों के चलते हुए किसान आत्महत्या करता है। तो एक तो आप जले पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। मैं यहाँ की जयपुर की बात करूं, नींदड़ में आप जाकर देखिए, आपको जानकारी हो जाएगी। आलोक जी, नींदड़ में किस तरीके से मैंने तो सब देखा है, नींदड़ में भी किस तरह से उकसा रहे हैं आप लोग, ये भी सब जनता देख रही है। किसानों के साथ साथ महिलाएं भी जमीन सत्याग्रह कर रही हैं, किस तरीके से उन्होंने अपना शरीर जमीन में दबा लिया है। ये जो बीजेपी सरकार है, इनके शर्म तो आना दूर की बात, इनकी संवेदनशीलता की पराकाष्ठा इतनी ऊपर हो जाती है कि ये जले पर नमक छिड़कने का काम करते हैं। जब ये कहते हैं कि किसान न्याय यात्रा निकल के 5 साल में किसानों की बिजली के लिए क्या किया था, सरकार डाटा हो तो बता दीजिए आप। 50% लाभांश आज आप बात करने से तो कुछ नहीं होता, मान सम्मान अनुदान की बातें कर रही है। आपकी सरकार ने बिजली के लिए क्या किया था किसानों के लिए, ये तो बता दो जरा।
आप ये बताएं ना कि आप रात को क्यों बिजली दे रहे हो? आपने तो वादा किया तो कि हम दिन में बिजली देंगे। आपने अरे आपको मैं बता दूंगा, आपके पास रोकना चाहूंगा संगीता जी, थोड़ी समय पहले मसूदा के मैं आऊंगा आपके पास। संगीता जी मैं रोकना चाहूंगा, संगीता जी मैं रोकना चाहूंगा, संगीता जी बात मैं पूरी कर दूं। पूरी क्या? किसानों को आपने 5 साल में अनुदान कितना दिया था? मात्र 8,000 करोड़ रुपए। मेरी बात सुनिए, मसूदा यहाँ 3 साल के लिए उस अनुदान को 23,000 करोड़ रुपए है। ये सच्चाई भी तो बताओ। बताया कि हमें वादा किया गया था कि हम दिन में बिजली देंगे, लेकिन ये रात को बिजली देते हैं। रात को जब पानी आता है हमारे पैर जल जाते हैं। अभी चैनल पे आते हैं तो किसानों को अच्छी जानकारियां भी प्रदान करें, आपके माध्यम से हम जनता भी सुने। किसानों की दैनिक किसान एक कॉल सेंटर भी चलता है, कभी आपने इतनी जगह चैनलों पे जाती हो, कभी बताया आपने? मात्र का कॉल सेंटर काय कर कौन सी समस्या? मैडम आप किसने कह दिया कौन सी समस्या? कॉल सेंटर का मतलब पहले आप जाने, आपके लिए कॉल सेंटर समस्या ही हो गई। वो जानकारी देने के लिए कॉल सेंटर किसानों के लिए वो निःशुल्क है। मैं आपके माध्यम से योगेंद्र जी नंबर भी बताना चाहूंगा हम जनता को कि 1800-180-1551 उस कॉल सेंटर के साथ तब है जब संगीता जी मैं आ रहा हूं आपके पास। संगीता जी आपके पास में आ रहा हूं। संजय माधव जी हमारे साथ में है। संजय जी, मुद्दा किसानों का है और किसान हमेशा मुद्दा बना रहा है, और मुझे लगता है कि किसान का मुद्दा खत्म होगा तो राजनीति का एक अध्याय खत्म होगा। जो मैनिफेस्टो का एक मैं कहूं कि ऐसा एक फर्टाइल लैंड जिसमें आप कोई भी अगर क्रॉप डालेंगे तो लगेगी। किसान, बेरोजगार, युवा, महिला, ये वो सोशल इश्यूज हैं जिसको वोट काटने की फसल तैयार की जाती है। ये भी एक मुद्दा है और हमेशा से किसान मुद्दा बनता रहा है। कुछ फर्क महसूस कर रहे हैं क्योंकि किसान पदयात्रा निकाल रहे हैं, न्याय पदयात्रा निकाल रहे हैं। सचिन पायलट समापन हुआ उसका 4 दिन से। बीजेपी अपनी तरफ से पैरवी कर रही है। आप लोगों ने भी पिछले दिनों किसान सभा ने बंद का आह्वान किया और उसके बाद में सरकार ने 50,000 तक के कर्ज के माफी की। आप लोगों के साथ सहमति बनी, उसकी कमेटी भी बनी है आनंद फानंद में, एक दिन पहले ही बनाई सचिन पायलट की यात्रा के ठीक एक दिन, शायद 19 दिन हो चुके थे आप लोगों की वार्ता के। क्या लगता है अभी कुछ जो वाजिब मुद्दे हैं उन पे सरकार गौर कर रही है? अगर सरकार गौर कर रही है तो क्या वास्तव में इस तरह के आंदोलनों का कोई औचित्य है? नहीं, खैर ये तो अच्छी बात है। पायलट साहब पदयात्रा निकाल रहे हैं। राजनीतिक दल के प्रमुख राजनीतिक दल विपक्षी दल के अध्यक्ष हैं, उनको पदयात्रा निकाल उसके लिए बधाई के पात्र है। चलो किसानों के लिए पदयात्रा निकाल रहे हैं, इसमें कोई गुरेज नहीं है। जहां तक आपने कहा कि बदलाव, चुनाव आ रहे हैं, अभी 1 साल बाद में चुनाव है, तो भी बहुत सारी पदयात्राएं और बहुत सारे किसानों की आपने सही कह दिया ना कि यात्रा किस चीज के लिए निकले। इसमें कोई बीजेपी अछूती नहीं है, कोई कांग्रेस अछूती नहीं है। भाजपा बड़े साथी समझ रहे हैं कि उन्होंने बहुत कुछ कर दिया है, तो ऐसा भी कुछ जो है मुझे नजर नहीं आता है। अगर ऐसा होता तो किसानों को जो है 13 दिन तक राजस्थान की सड़कों पर लाखों किसान 13 दिन और 13 रात तक सड़कों पर पड़े रहे। अभी बता रही है संगीता जी यहाँ गर्दन तक गड़े हुए 19 दिन। असंवेदनशील सरकार है। सिर्फ वोट काटने की फसल जो है ना, इनको सिर्फ किसान के अंदर एक वोट नजर आता है। बाकी कोई किसानों के हित में जो वस्तुस्थिति क्या है योगेंद्र जी, वास्तव में किसान मर रहा है नीतियों से। ये देखने नेताओं को, सचिन पायलट को बदल दो आप, वसुंधरा आ जाए, वसुंधरा के अशोक गहलोत आ जाए, वास्तव में किसान की तकलीफ किस चीज से, किसान को परेशानी किस चीज से हो रही है, इसको ये कोई भी जो है, चाहे बीजेपी चाहे कांग्रेस, दोनों ही समझने को तैयार नहीं है। 1991 के अंदर नवोदारवाद की आर्थिक नीतियां आई। 1993 में कृषि के ऊपर डॉक्यूमेंट लेकर के आई कांग्रेस। बीजेपी ने भाग करके कहा कि तो हमारा दस्तावेज है, ये तो हमारी नीतियां हैं, आपने चुरा ली। दोनों में और मची के कौन इन नीतियों का जो है ज्यादा पक्षधर बने। कई किसान संगठन भी जो उनको भी लगा के शायद ये, क्योंकि उसमें कहा क्या कहता था कि खेती को जो है लाभ कर बनाएंगे, विदेश की बाजार उपलब्ध होगा आपको। ये हमने उस समय भी कहा किसान सभा ने कि ये नीतियां एक बहुत बड़ा भ्रम है। इससे सिर्फ जो बड़े जो कॉर्पोरेट खेती, बहुत बादल है, प्रकाश सिंह बादल या देवीलाल, जिनके हजारों एकड़ जमीन है, बड़े बड़े जागीरदार हैं, उनको हो सकता है कोई फायदा हो जाए। बाकी आम किसान के लिए नीतियां बर्बाद करने वाली है। लेकिन उस समय किसी ने इस बात को, दोनों बीजेपी कांग्रेस ने नीतियों को खूब प्रचारित किया, अभियान चलाए किसानों में जा करके, और ये कहा कि ये नीतियां आते ही देश में गरीबी दूर हो जाएगी, किसान के घर घर में खुशहाली आ जाएगी, और किसान के घर में जो है एकदम से जो है पूरा बाजार खुलने से उसको, ये हकीकत में ये नीतियां उस समय जो हमने कहा आज बात सही साबित हो रही है। उन नीतियों के लागू होने के बाद में आज 25 साल गुजर चुके हैं। एक 25 साल का अनुभव हमारे सामने है। आज पूरे हिंदुस्तान के कृषि अर्थशास्त्री, तमाम अर्थशास्त्री सब ठोक ठोक के कह रहे, कांग्रेस की संगीता जी भी कह रही है किसान आत्महत्या कर। किसान आत्महत्या कर क्यों रहा है? इन नीतियों के कारण आत्महत्या कर रहा है, और उन नीतियों को बदलने को तैयार नहीं। स्वामीनाथन आयोग बनाना पड़ा, 3.5-4 लाख किसान आत्महत्या, हर आधा घंटे पौन घंटे में किसान आत्महत्या कर रहा है। ये आज हालत, अभी भी हालत है।
उन किसानों की आत्महत्या करने मुझे बहुत नजर आ रहा है। स्वामीनाथन आयोग ने कहा ये खाली किसान की आत्महत्या नहीं हो रही, पूरा कृषि क्षेत्र बर्बाद हो रहा है। खाद्य सुरक्षा खतरे में देश की आज खाद्यान्न उत्पादन गिर रहा है। पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में खाद्यान्न उत्पादन गिर रहा है, जो हमने वर्षों के किसानों की कड़ी मेहनत के बाद में ये स्थिति हासिल की कि हम खाद्य सुरक्षा के स्तर तक पहुंचे, जितना खाए उतना पैदा कर पाए। आज वापस वो स्थिति आ गई है कि खाद्य उत्पादन गिर रहा है। हमारी जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली थी उसको बर्बाद कर दिया इन्होंने आने के बाद में। अभी कभी पोस्ट मशीन के नाम पर तरह तरह के वो इनका उद्देश्य है कि इसको बंद कर दिया जाए। आपने स्वामीनाथन आयोग का जिक्र किया, उसी स्वामीनाथन आयोग ने कर्जमाफी के लिए भी कुछ कहा था, वो भी आप बता दें। स्वामीनाथन आयोग ने सब कुछ कहा था, बता देंगे तो आप शायद बहस छोड़ के भाग जाएंगे। सर सवाल ही नहीं कहा था कि भूमि सुधार लागू को आप तैयार है सर। स्वामीनाथन ने कहा था कि कर्ज माफी की आप बात करते हैं, कर्ज माफी किसान हित में नहीं है, ये स्वामीनाथन आयोग ने लिखा है। मेरी बात सुनिए, उन्होंने कहा था किसान की दशा सुधारी है, उसके उत्पादन की स्थिति सुधारने अच्छा आयोग ने सबसे प्रमुख बात जो कही थी आखिर उपसंहार में ये कही थी कि इन सारी चीजों के लिए जिम्मेवार है कि जो वास्तविक किसान है, खेती करने वाला लघु सीमांत किसान है, मध्यम जो वास्तव में खेती करता है, उसके पास में केवल 3% जमीन है। इसलिए भूमि सुधार जिसको आपने खा गए दोनों पार्टियां, बड़े बड़े सामंत जागीरदारों के दबाव में आपने भूमि सुधार लागू ही नहीं किया। हकीकत में वो जिम्मेवार है। आज पूरा का पूरा अर्थव्यवस्था इसके बाद नई नीति आई है, लागू सीमांत किसानों के लिए भी इसी तरह ने प्रयास किया। नहीं, आप उस जमीनों को किसान को देने के बजाय बड़ी बड़ी कंपनियों को, कॉर्पोरेट को दे रहे हैं, अंबानी अडानी को दे रहे हैं, विदेशी कंपनियों को दे रहे हैं। अब ये तो आप अगर लोग बात सीधी सी करेंगे कि आपको सरकार विरोधी बोल रहा है, लगवाते आप जदीद की बात कर रहे हैं, ज्यादा बेहतर होता है। आपकी बात पे एक बात बताना चाहूंगी, कांग्रेस अगर नहीं होती तो बीजेपी का पूरा जो मंशा थी वो भूमि अधिग्रहण पलू और कंगाल बनाने की जो मंशा थी वो हो जाती, लेकिन कांग्रेस ने आंदोलन किया और पूरे देश में ऐसा आंदोलन किया कि कांग्रेस बीजेपी को भूमि अधिग्रहण बिल पर रोल बैक करना पड़ा। तो ये कांग्रेस के काम है, बीजेपी के नहीं है। एक बार जानना चाहूंगा संगीता जी, आपसे मैं एक बात पूछना चाह रहा हूं। ये बात सही है कि सवाल खड़े होते हैं, आप लोगों का भी कार्यकाल रहा, बीजेपी एटलीस्ट ये बात नहीं कह सकती कि 70 साल का हिसाब देना चाहिए, हमारा 4 साल का वक्त है, हमसे क्यों हिसाब मांगा जा रहा है। ये देखिए कि आड़ नहीं ली जा सकती, सरकार को सरकार की तरह से जवाब देना चाहिए, लेकिन आप भी लंबे समय तक शासन में रही हैं और जो डिमांड्स आज हम देख रहे हैं वो ये किसानों से जुड़े हैं। संजय माधव, आप इनसे भी पूछ सकते हैं, लंबे समय से ये जो चीजें आज हमारे को दिखाई दे रही है लंबे समय से चल रही हैं, कोई पहली मर्तबा नहीं है कि आज बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई तो आप लोगों ने इन डिमांड्स को उठा करके इन्हें हाईलाइट कर दिया हो, या सुसाइडल जो केसेस हो रहे हैं वो सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि नरेंद्र मोदी की केंद्र में सरकार बन गई, राज्यों के अंदर फडणवीस की या शिवराज सिंह की या वसुंधरा राजे की सरकार बन गई। वजह ये नहीं है, इन्होंने सही कहा कि ये बात सही है कि हर पौन घंटे 1 घंटे के बीच में यानी कि 50 मिनट के आसपास का वो आ रहा है एवरेज, जिसमें हर किसान किसान एक आत्महत्या कर रहे हैं। किसी ने तय में जाने की, किसी ने वो रिपोर्ट्स पेश करने की कोशिश की किसी भी सरकार ने कि एक्चुअल में पोजीशन क्या है। चलिए किसान आज अगर किसी ने सुसाइड किया आप रोक नहीं पा रहे हैं, कम से कम दूसरा किसान उस वजह से नहीं करे, उस पर किसी ने कभी कोई रास्ता चुनने की कोशिश की है, उस पर किसी ने गौर फरमाया, वो रिपोर्ट किसी ने पार्लियामेंट या असेंबली में रखी है कि एक किसान ने इस वजह से आत्महत्या की, लेकिन दूसरे किसान के घर में अंधियारा नहीं हो, हमने ये पहल की है और अब भविष्य में ऐसा नहीं हो सकता। ये एक मुझे लगता है कि हमारे लिए एक सोशल दुखांतिका भी है, उसे रोकने के किसी ने कोई रिपोर्ट पेश कर सकते हैं, कांग्रेस हो या चाहे बीजेपी हो। देखिए योगेंद्र जी, आपने जो बात कही, अगर हम पिछले चाहे 70 साल का इतिहास देख लीजिए आप, जो दौर आज हम जी रहे हैं ये दौर पहले कभी नहीं रहा, क्योंकि पूरे देश में जो संजय माधव जी ने जो आंकड़े बताए, बिल्कुल मैं उसी बात पे आ रही हूँ। अचानक बाढ़ आ गई, सुसाइड तो उसी बात पे आ रही हूँ। लेकिन कोई ऐसे आलोक जी आपका नंबर आएगा, जरूर बोलिए। मैं जो बात कि आत्महत्या कर रहे हैं, जो इन्होंने बताया कि आत्महत्या कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? आप मुझसे जानना चाह रहे हैं क्यों कर रहे हैं? पहला, कर्ज, जो किसान के ऊपर कर्ज ज्यादा चढ़ा, क्यों चढ़ा? उसका है कृषि यंत्रों पर भी जीएसटी लगा दी गई। क्यों? जब हमारा देश कृषि प्रधान देश है और किसान उसका सर्वे सर्वा है, तो कृषि यंत्रों पर भी जीएसटी लगाना सरकार का मूर्खतापूर्ण या ये कहिए कि एक किसान विरोधी निर्णय था। पहली बात। संगीता जी, वैट मुक्त भी नहीं थे,
यही तो इनको कौन समझाए साहब, ये तो बस जीएसटी के हल्ले में इनको पता है कि आपको पता है जीएसटी एक्चुअल में क्या है, उससे फर्क कितना पड़ा है? फर्क निश्चित रूप से फर्क पड़ा है। आप चलिए मेरे साथ, मैं 22 गोदाम में आपको फैक्ट्री दिखाती हूँ। उन फैक्ट्रियों के लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि एक अभी फैक्ट्री किसान देखो अब ये कहां से कहां बात को ले जा रही है। सुनिए, अगर उस पर जीएसटी लगा दी गई तो निश्चित रूप से तो फैक्ट्री से ही तो उपकरण तो फैक्ट्री बनेंगे, वो कोई बात नहीं है, मुझे लगता है। हाँ चलिए, वो उपकरण जो किसान खरीदेगा उसको निश्चित रूप से महंगा मिलेगा। दूसरी चीज, कृषि यंत्रों पर जीएसटी लगा दी गई। दूसरी बात, महंगाई जो आज कमर तोड़ महंगाई है ना पूरे देश में, उसको आप देख लीजिए। तीसरी बात, कर्ज में क्यों डूबा? क्योंकि जो कर्ज उस पर आज चढ़ रहा है, क्योंकि किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया। जिसकी बात इन्होंने कही कि हम किसानों को मुआवजा दे देंगे, वो आज तक किसानों को मुआवजा नहीं मिला। किस बात का मुआवजा? मुआवजा किस चीज का? जब फसल खराबा होता है तो सरकार की जवाबदेही भी बनती है, जिम्मेदारी बनती है कि किसानों को फसल खराबे का मुआवजा दिया जाना चाहिए। मैं आपको रोकना चाहूंगा, नई जानकारी होगी आपके आज की जानकारी नहीं है इनको। एक बार रुकिए संगीता जी, अब एक बार के लिए मैं रोकना चाहूंगा, आपके पास में होगा। मैं एक बात जानना चाहूंगा आलोक जी, आप संगीता जी ने जो सवाल खड़े किए हैं, या अपने मेरे सवालों को जो जवाब दे पा रही थी, आपका काउंटर हो सकता है कि कांग्रेस की आंखें नहीं खुली, 50% खराबे पे मुआवजा मिलता था। सुन लीजिए आप एक बार सुन लीजिए, 33% पहली बार किसानों के हितैषी प्रधानमंत्री मोदी साहब ने किया। बात से मैं आपके सहमत हूं। एक बार सुन तो लीजिए आप लोग, दर्शकों को सबको मालूम है कितना परसेंट। मैं वो बात जानना चाह रहा हूं कि कभी बीमा कंपनियों को उस अनदेखी के शिकार जो करते हैं, ये किसान को छलावा इस वजह से कह रहा हूं, एक्चुअल छलावा हो रहा है उनके साथ में, इतने बारीक अक्षरों के साथ वो कंडीशनल लेटर लिखा जाता है जिसको आप भी नहीं पढ़ सकते, साइन करवा लिए जाते हैं। अगर वो लोन ले रहा है कोऑपरेटिव से तो उसको किसान क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, उसके साथ उसका लोन स्वीकार कर रहे हैं आप लोग। ये देखता है कभी कोई किसी ने कि फसल जो वास्तव में उसकी न्याय हो रहा है क्या किसान के साथ किसी भी सरकार में? ये जानना चाह रहा हूं। फसल खराबे के मामले में बिल्कुल आप लोगों ने 33% भी कर दिया हो, मैं तो आप दिल से बताइए कि किसान को आज भी न्याय मिल पा रहा है क्या? मैं सिर्फ इसी बात जानना चाह रहा हूं। फसल खराबे की बात बताइए आप। आपके माध्यम से आज ही पहले बता दूं आपको कि इसी राजस्थान में, और आपको मैं ताजा जानकारी दे रहा हूं, ये बताइए, पहली बार किसानों को मिड टर्म इंश्योरेंस प्रधानमंत्री फसल बीमा में 4, मैडम आप भी ये जान रहे हैं, आपको बताओ 4 जिलों के लिए राजस्थान में 105 करोड़ 42 लाख रुपए की राशि स्वीकृत कर दी गई है, और जिसमें से 25% राशि का भुगतान भी करना शुरू हो गया है। नहीं, एक बार आप बहुत लेटेस्ट जानकारी दे रहे हैं, ये कोई बड़ी जानकारी नहीं है, सबके पास में। मैंने बड़ी नहीं दे रहा, मैंने जानकारी कही है। ये अभी जो बाढ़ आई थी उन जिलों के अंदर बिल्कुल तुरंत जो 25% राशि के लिए आप लोगों ने स्वीकृत किया है केंद्र सरकार से बाकायदा किया है, और 75% कटौती पे वो भी दे दी जाएगी। अभी आप क्या कह रहे हैं कि इसकी बंटना शुरू भी हो गई है? जी बिल्कुल, बना 25% की बंटना शुरू हो चुकी है। ये बात सही है कि राशि स्वीकृत हो चुकी है, बात ठीक कह रहे हैं। नहीं मिलेगी, राशि मिलेगी, इसमें कोई संदेह भी नहीं है, आइडेंटिफाइड भी हो जाएगी, दे देंगे, पैसे देंगे, ये बात सही है। कल ही आप कृषि मंत्री ने, कल ही आपको बता देता हूं कि कल ही कृषि मंत्री ने 25% राशि का भुगतान 105 करोड़ 42 लाख रुपए की स्वीकृति कल दी जा चुकी है। स्वीकृति हो गई है, स्वीकृति तो मिले के करीब 1.25 महीना हो चुका है, वो हो चुका है स्वीकृति, उसकी सारी प्रक्रिया पूर्ण हो गई है, और 25% राशि के भुगतान के आदेश भी हो गए कि 25% राशि अभी दे दी जाए किसानों के, वो भी पहुंचनी शुरू हो जाएगी योगेंद्र जी। और 75% जब फसल कटौती का समय आएगा तब मैं बच्ची 75% भी राशि दी कहा था कि फसल खराबे का 50% मुआवजा मिलेगा, उसके बाद 33% कर दिया। तो इनकी बातों पर यकीन कौन करे? आपने तो किसानों से 50% लाभांश देने का वादा किया था, वो आज तक पूरा नहीं हुआ। संगीता जी, कैबिनेट का फैसला है, वो तो मानना पड़ेगा कि जब कैबिनेट ने फैसला किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बात को तय किया, राज्य को सर्कुलर भेज दिया गया। बीजेपी सरकार से उठ चुका है, क्योंकि जो आप जनता की बात करते हैं, मैं कहना नहीं चाह रहा था। संजय माधव जी भी यही बैठे हैं। मैडम, बिजली की क्या हालत छोड़ के गए थे आप? किसानों से क्या आप बताओ ना, किसान भी तो बिजली से निर्भर तो किसान भी है, बिजली की कंपनियों की क्या हालत थी? बिजली के बिल कहाँ पहुंचे? जनता से जाके मिलिए, पूछिए, पता लगेगा। मैडम, जनता से पूछ रहे हैं, जनता से बता रहे हैं ना कितना दिया था। संगीता जी, मैं एक बार के लिए चुप कर रहा हूँ। संजय जी, मैं आपके पास में आना चाह रहा हूँ। मैं एक बार के लिए 1 मिनट का वक्त आपको दूंगा। मैं एक बात जानना चाहता हूं कि मुझे किसी सरकारी रिपोर्ट का ये कोई ख्याल नहीं है कि इतने किसानों ने जो सुसाइड की थी इसकी वजह ये रही थी और भविष्य में ये नहीं किया जा सके, उसे रोकने की कोशिश की जाती है। घर में भी अगर किसी की कोई बीमारी की वजह से अगर कोई कैजुअलिटी होती है या एक्सीडेंट में कोई कैजुअलिटी होती है तो हम रोकने की कोशिश करते हैं कि स्पीड में मत चलाइए, या बीमार कोई हो गया तो उसकी दवा लीजिए। ये कहीं कोई रिपोर्ट मुझे तो दिखती नहीं है कि कहीं पे हो। कोई तय में जाने की कोशिश की है कि वास्तव में किसान क्यों कर रहा है और उसको क्यों रोका जा सकता है। अगर आज हमारे सिस्टम इतने फेल हो रहे हैं, जब लगता है कि इस वजह से सुसाइड हो रहे हैं, उसको हम नहीं रोक पा रहे हैं, तो मुझे लगता है तो भारतीय राजनीति का फेलियर पॉइंट है, नॉट ओनली गवर्नमेंट।
बिल्कुल, ये आपने सही कहा। ये भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसके ऊपर पूरा चिन्ह जो है इन दोनों ही प्रमुख शासक दलों ने लगा दिया है। इनको किसानों के आपने सही कहा, कोई एक सिर्फ केरल में किसान आयोग जरूर बनाया, किसान कर्जा मुक्ति आयोग केरल सरकार ने जरूर वहां पर एक बनाया। उसमें बाकायदा पिछली आत्महत्याएं क्यों हुई, आगे रुके, उसके लिए बाकायदा एक सिस्टम उन्होंने डेवलप करने की कोशिश की वहां पे लेफ्ट गवर्नमेंट ने। बाकी पूरे देश में कहीं किसान क्यों आत्महत्या कर रहा है, उन नीतिगत कारणों के पीछे आपने सही कहा, आत्महत्या तो कोई किसी को शौक नहीं होता है। उल्टे इस तरह के बयान जो सही कह नहीं सकता कि वो प्रेम रोग से कर रहे हैं, कोई इस तरह के बयान भी मंत्रियों के आए हैं जो कि बड़े खेदजनक हैं। वास्तविकता में मैंने जैसा पहले कहा, ये वो नीतियां हैं जो किसी, क्योंकि दिक्कत क्या है, दिक्कत एक है, ये उदारवादी नीतियां आई हैं बड़े बड़े पूंजीपतियों और कारपोरेट के हितों में। अभी खेती का भी कारपोरेटाइजेशन कर रहे हैं। इनका पूरा का पूरा लक्ष्य है धीरे धीरे किसानों को बर्बाद, खेतों को कारपोरेट सेक्टर को सौंपने का लक्ष्य है। इन्होंने कहा, मैं तो आपसे जो बीजेपी के प्रतिनिधि बैठे हैं, मैं इनसे जानना चाहूंगा कि आप बता दें, ये जो आपने फसल बीमा का नाम लिया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का, देखने में बड़ा अच्छा लगता है, किसानों को बड़ी राहत मिलेगी बीमा, लेकिन आप बता दो आंकड़े देख करके, पिछले जब से ये फसल बीमा लागू हुई है, प्रधानमंत्री वाली, उससे पहले दूसरी वाली थी, कितने कंपनियों को मुनाफा हुआ है और कितना किसानों को आपने मुआवजा किसानों को मिला है। उसमें इकाई क्या है, अभी स्वामीनाथन आयोग ने भी कहा है कि गांव को या खेत को इकाई माना जाए। इकाई क्या मान रखी है, ब्लॉक इकाई, जिला इकाई। अरे उस जिले में इतना बड़ा जिला है, उसमें ब्लॉक है, उसमें अलग अलग, और उसके नियम ऐसे हैं। हमें अनुभव है इसका बीमा का, हमने चूरू के अंदर, उससे पहले कहीं हिंदुस्तान के कितने जिलों में कहीं भी क्लेम नहीं मिला किसी किसान को। चूरू के अंदर जब किसानों ने लड़ाई लड़ी, संजय जी, मैं एक मिनट के लिए मैं रोकना चाहूंगा आपको, एक मिनट के लिए मैं रोकना चाहूंगा, एक ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे। तो किसान न्याय पदयात्रा जो सचिन पायलट ने 12 से शुरू की और झालावाड़ में उसका समापन हुआ, हम आपको बता दें कि इसके कुछ राजनीतिक मायने भी हैं। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम जरूर बताएंगे आपको कि क्या मायने हो सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर और हम बात कर रहे हैं राजस्थान में किसान न्याय यात्रा। ये सचिन पायलट राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, उन्होंने निकाली है, लगभग 100 किलोमीटर का दौरा तय किया। हमने आपसे कहा था ब्रेक से पहले कि इसको कुछ राजनीतिक मायने भी हैं। ये वैसे तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसके राजनीतिक मायने हो सकते हैं। हालांकि कांग्रेस का तो दावा ये हो, लगातार ये कहा जा रहा है कि जो राजस्थान में किसानों ने आत्महत्या की है उसमें सर्वाधिक हाड़ौती क्षेत्र के। हाड़ौती में 4 जिले हैं, कोटा, झालावाड़, बारां और बूंदी। झालावाड़ और बारां दोनों मिलाकर के एक लोकसभा क्षेत्र है, जहां से दुष्यंत सिंह सांसद हैं, जो वसुंधरा राजे यानी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री के सुपुत्र हैं। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, जिनका विधानसभा क्षेत्र झालावाड़ है। यात्रा की शुरुआत बारां से होती है और झालावाड़ पे आके समापन होती है, यानी कि उसी लोकसभा क्षेत्र में चलते हैं। कांग्रेस की रणनीति कही जा सकती है कि मां और बेटे के साथ में कृषि मंत्री को भी, जो बारां के अंता से कृषि मंत्री आते हैं, उनको वहीं पे घेरा जाए और लोगों को बताया जाए कि सरकार क्या कर रही है, हम आपके लिए कितना संघर्ष कर रहे हैं। जवाब लेकिन सरकार ने अजमेर में भी दिया। मुख्यमंत्री का दौरा अजमेर में। कांग्रेस ये कह रही है कि जब सचिन पायलट ने दौरा तय किया, ये पदयात्रा तय की, उसके बाद में सरकार को याद आई है कि मंत्रियों को एक एक जिम्मेदारी एक एक विधानसभा क्षेत्र की दी गई है और मुख्यमंत्री स्वयं जनता से बात कर रही है। कांग्रेस ये भी आरोप लगा रही है, सचिन पायलट ने मन से कहा है कि अगर सरकार काश पहले से ही चेत चुकी होती तो ये आंदोलनों की आवश्यकता नहीं पड़ती, जनता को राहत मिलती रहे। अगर जनता के दर्द को अगर सरकार समझ सके तो हम उसका शुक्रिया भी अदा कर सकते हैं, लेकिन जनता को कुछ नहीं दिया जा रहा। ये राजनीतिक मायने हैं। दूसरा, बीजेपी के पास में 17 में से 16 सीट उस क्षेत्र की विधानसभा की हैं। एक सीट हिंडोली जो बूंदी में आती है, वो अशोक चांदना कांग्रेस के विधायक है, जो यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं।
यह पूरा एक राजनीतिक सिनेरियो से दिखाई दे रहा है और निश्चित रूप से इसमें कोई नई बात भी नहीं होती है। राजनीतिक दल हैं तो राजनीति भी की जाती है और उसके राजनीतिक लाभ भविष्य में मिल सके उसकी भी उम्मीद करके चला जाता है। तो कोई भी राजनीतिक दल ये कहे कि नहीं हम जनता के हितैषी बनकर के आंदोलन कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जनता को इस तरह से आप बुलावे में नहीं रख सकते। ये साफ है, चाहे सरकार के दौरे हों या फिर किसी राजनीतिक दल की पदयात्रा हो, उसके राजनीतिक मायने होते हैं और मायने कोई गलत नहीं, इसे स्वीकार भी करना चाहिए। जब राजनीति में आप आए हैं, डेमोक्रेटिक सिस्टम में आपको अधिकार आप ये सब चीजें कर सकते हैं। चलिए मैं संजय जी वापस आपके पास में आना चाहूंगा। मैंने जैसे सवाल खड़ा किया था कि रिपोर्ट की हम बात करें, को तह में जाने की कोशिश की जाती है कि हम ये जो घटनाएं हो रही हैं इनको इस वजह से रोक सकते हैं। कई बार हो सकता है कि दूसरे रास्ते भी चलें, क्योंकि एक रिपोर्ट में मैंने कहीं पढ़ा कि मध्य प्रदेश के 2 किसानों के सुसाइड के जो केस आए वो इस वजह से भी आए कि जो लोन लिया हुआ था वो लोन एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए नहीं लिया हुआ था, दूसरे काम के लिए वो लोन लिया हुआ था और लोन नहीं चुका पाए, इस वजह से उन्होंने सुसाइड किया। लेकिन किसान था, ये बात सही है। तो कुछ ऐसी चीजें भी हैं कि किसान को भी अवेयर किया जा सके कि आपको एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए ही आप किसान हैं, आप पे छाप लगी हुई है, आपको सिर्फ इसी नजरिए से देखने की एक इच्छा शक्ति है कि फटे पुराने से कपड़े होंगे, वो प्याज के साथ रोटी खा रहा होगा। मुझे लगता है कि शायद सरकारों ने एक तस्वीर धारण कर ली कि वही किसान है। नहीं, सही बात है। बेसिकली बात यही है कि किसानों या तो अनभिज्ञ है, जो हमारे जो राजनीति कर रहे हैं प्रमुख दोनों पार्टियों के जो नेता हैं, किसानों के नाम पर राजनीति, किसानों के जीवन शैली से या तो उनको जानकारी नहीं है, अनभिज्ञ है, या फिर वो किसी ऐसे दबाव में है, ऐसे हाथों के कठपुतली हैं कि वो जानते हुए भी उसके लिए कुछ कर नहीं सकते। दोनों बातों में एक हो सकती है, क्योंकि हालत ये है। अभी आपने जिक्र किया वसुंधरा जी अजमेर का दौरा कर रही है, वो उसके आप देखिए अखबार में आया है, उनका मीटिंग का पूरा कार्यक्रम मेरे पास है, आप उसमें सोशल मीडिया पे भी है, उनकी मीटिंगें कैसे हुई हैं उसको आप जरा चेक कीजिए। उससे पता लगता है वो किस प्रकार की संवेदना जनता के प्रति, क्या नजरिया उनका है। ब्राह्मण महाब्राह्मण फलाने, उनकी मीटिंग 10 बजे, 11 बजे जाट गुजर, इनकी मीटिंग है। पूरा जातिगत ये सोच, मतलब बेसिकली दे आर नॉट पॉलिटिशियन, ये राजनीतिक नहीं है, ये मैनेजर हैं, ये मैनेज करते हैं। सोशल, इसको बोलते हैं सोशल इंजीनियरिंग, बोलते हैं सोशल इंजीनियरिंग नहीं है, ये अनसोशल इंजीनियरिंग है, जिसके द्वारा जनता को जाति धर्म के आधार पर बांट करके टुकड़ों में। और ये किसान के बारे में कहा है, इनको पता है किसान को किसान नहीं मानते, किसान को मानते हैं जाट है, राजपूत है, मीणा है, वो टुकड़ों में बांट करके राजनीति करने का इनके पास में मंत्र है जो अंग्रेज दे के गए, फूट डालो राज करो। बेसिकली किसान जिन नीतियों से बर्बाद हो रहा है, मैंने बताया ये आपने जो कहा, स्वामीनाथन आयोग ने भी कहा है कि आत्महत्या कर रहा है, इसकी बाकायदा सरकारों को कैंपेन चलाना चाहिए। किसान के जीवन में क्या चीजें करनी है, क्या चीजें नहीं करनी है, ये बाकायदा अपने पहले जो कृषि विस्तार नीतियां होती थी उसमें सरकार चलाती थी, किसान क्या बोए, किस जमीन में क्या पैदा अच्छा हो सकता है, इसके बारे में बाकायदा नीति। स्वामीनाथन आयोग ने भी कहा है कि सरकार को आत्महत्या जहां हो रही है उन इलाकों में सरकार को कैंपेन चलाना चाहिए, सरकारी जो तंत्र उसके माध्यम से किसानों में अवेयरनेस लाई जाए, किसान आत्महत्या ना करें, उनको उसके उपाय करने चाहिए बेसिकली। लेकिन मेरा यह मानना है कि ये जो वर्तमान में सरकारें हैं, वो चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, किन्हीं दलों की ये हैं, इनके अंदर ना तो संवेदना है, ना राजनीतिक इच्छा शक्ति है, और ना ही इनके पास में शायद वो अधिकार है। क्योंकि ये सरकारें, मेरा ये मानना है और मैं इसको बिल्कुल पूरी जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं, ये सरकारें बेसिकली जिन लोगों के दबाव में काम कर रही हैं, जिन लोगों के प्रभाव से, जिन लोगों के सहयोग से बनती हैं, उनके लिए सारी नीतियां बनाई जा रही है। और वो लोग हैं बड़े बड़े कारपोरेट घराने। आप देखो आज आया है आंकड़ा, नोटबंदी हो चाहे जीएसटी हो चाहे किसान आत्महत्या कर रहे हो, जो 100 घराने हैं उनकी तो संपत्ति। मैं एक बात जानना चाहूंगा, मैं बीच में एक बार सुनिए, मैं जब बोलता हूं, जब आप बोलते हैं, 1 मिनट रुकिए, अपना कुछ कॉम्बिनेशन ऐसा है वो देखेंगे, दोनों साथ ही बोल रहे हैं। मैं एक बात जानना चाहता हूं कि लगातार बीजेपी केंद्र में, यानी कि बीजेपी की सरकार पहले भी रही है, जब से नरेंद्र मोदी बने हैं मुल्क के प्रधानमंत्री, तब से एक आरोप लगता आ रहा है कि अंबानी और अडानी, मैं ये बात कोई कह सकता है, अभी संगीता जी भी बात कहती हैं, कांग्रेस के मित्र भी कहते हैं, अंबानी की संपत्ति कब नहीं बढ़ी? पूर्ववर्ती यूपीए गवर्नमेंट के वक्त नहीं बढ़ी। तो नया ऐसा क्या लगा कि नरेंद्र मोदी ने आउट ऑफ द वे जाकर के और अंबानी का सपोर्ट कर दिया हो? ये क्यों हम इस पर डिस्कस करते हैं कि ऐसा कोई कह सकता है कि वास्तव में अंबानी को आउट ऑफ द वे जाकर के सरकार ने ये बेनिफिट दिया, इसकी वजह से इनकी संपत्ति बढ़ रही है? नहीं, मैं तो दोनों को अलग नजरिए से नहीं देखता। मैंने ऐसा नहीं कहा कि नरेंद्र मोदी, लेकिन ये है कि वो एक करेला है, दूसरा नीम चढ़ा करेला है। किसानों के लिए तो स्थिति ये है
कांग्रेस ने भी उन्हीं देखिए आप है ना किसी राजनीतिक, लेकिन आप बार बार लेफ्टिस्ट हमने 3 बार शब्द यूज किया, तो मेरे को कुछ समझ में आ गया कि आप हकीकत में क्या मतलब आपकी जो विचारधारा है ना वो क्या आप बताना चाह रहे हैं। तो आपको आपने अगर आप जनता की बात कर रहे हैं, स्वामीनाथन का आपने इतनी बार रिपोर्ट में नाम लिया, आपने कहा ये करना चाहिए वो करना चाहिए, अभी जो किया अभी तो आप बताएं। बात करनी है तो बात करें सर, बात ही कर रहे हैं माधव जी, लड़ने की थोड़ी बात है। मुख्यमंत्री 20 स्वावलंबन योजना भी अभी आई है, मैंने तो आप बताओ ना, अगर किसानों की उन्नति के लिए लाई गई है वो भी, आपने उनसे अच्छी चीजों का भी जिक्र करो। आप ये कहने को तैयार है कि एक ही पक्ष नहीं होता है। आप क्या हो रहा है कि तरफ एक ही पढ़ते जा रहे हो, वहां से आप हेडिंग पढ़ लिया, अंदर भी तो देखो क्या है। इस सरकार की नीतियों का एक ही पक्ष है, वो जन विरोध, वो इसलिए जन प्रतिरोध। आप अपने आप को जन समझ रहे हो, उसका जन है, रीजन क्या है? आप अकेले जन नहीं हो, जन में सब है, जन में सर्वजन समाहित है। आपके जन अकेले जन नहीं है साहब, है कारपोरेट है, बस आपको तो वही चीज आती है, कारपोरेट है। तो नरेंद्र मोदी किसी कारपोरेट से उत्पन्न हो गए थे, वो भी एक गरीब परिवार से पैदा होकर थे, आज कहाँ है यहाँ पे देखो, आप हर चीज को कारपोरेट में ले जा रहे हो। लोग होते हैं लेकिन ठीक है काम करते हैं, और बार बार उस अंबानी जी का नाम ले रहे हैं, उनके पिता ने भी क्या काम किया आप देखो ना, वो भी जमीन से उठे हुए थे। मेरे को उनकी जमीन जानी अंबानी की, तो आपको जाननी नहीं, मैं तो जानवा रहा हूँ, आपको तो जानना है। वो कि अगर जब देश में सारे सबकी आर्थिक स्थिति किसानों की हमारी जुबान में क्या है, जो निकल गया बोल दिया की संपत्ति आपको पता है। लहरों के साथ तो दुनिया चलती है, कभी है ना अंतर मंथन करके भी सच्चाई है। परिवारों के पास में देश की 49% संपत्ति थी, मोदी गवर्नमेंट आने के बाद में वो संपत्ति 60% से 65% हो गई। आज पेज की न्यूज है, आप कह रहे कैसे मोदी गवर्नमेंट के बाद भी देश में इतने चुनाव हुए हैं। मैं कहना नहीं चाह रहा था, आज की बहस किसानों से भूमिपुत्र से संबंधित है, उनको ले जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, आप बार बार मोदी सरकार चुनाव कारपोरेट ला रहे हो, तो मोदी सरकार के गठन के बाद भी देश में इतने चुनाव हुए हैं, क्या स्थिति रही? इस्तीफा देने चले गए क्या? मोदी की सरकार की बात करेंगे, मोदी सरकार तो हमेशा रहेगी, हमेशा नहीं रहेगी। मैं कह रहा हूँ उसके बाद भी जो चुनाव हुए, केंद्र की लोकसभा के बाद जो चुनाव हुए उसमें क्या रहा? हमेशा रहेगी, बिना वोट के रहेगी। जनता तैयार नहीं है, लोकसभा के बाद तैयार नहीं है। संगीता जी, उसके बाद भी इतने प्रदेशों में चुनाव हुए, क्या हाल रहा? 2 बातें बोलना चाहती हूँ। हो जाएगा, देखो हर बार यही कहता हूँ, आप हो जाएगा। अरे आपसे बढ़िया है, आप मेहनत समझा। ये जो गुरूर है ना आपका, हम हमेशा रहेंगे। गुरूर नहीं है, सच्चाई है। ये जनता ही लाएगी, जो जनसेवा करेगा वही रहेगा। आपने जयपुर का उपचुनाव भी देख लिया, आपने पार्षद का उपचुनाव 5000 वोटों से जीता है कांग्रेस ने। और भी तो देखो ना आप, उससे पहले भी 4 उपचुनाव हुए, सीटें कांग्रेस ने किसानों से पशु छीन लिया। आप बताओ, ये बात करते हैं, देश हित की बात करते हैं, राष्ट्र आपने पशु बिक्री कानून के नाम पर दवाइयाँ, अभी आपने 25% देखिए किसान, मैं कह रहा हूँ आप आगे किसान से पशु छीन लिया, आपने कह रहे हैं गाय के नाम पर पशुओं के नाम सरकार ने कुछ अच्छा काम भी किया, वो भी आपको पता है क्या है? काम ये किया आपने, क्या किया? राजस्थान की एक तहसील में अच्छा 500 1,000 आवारा पशु घूम रहे हैं, आवारा गाय। जयपुर की सड़कों पर और सरकार में जिसको आलोचना करनी है वो तो आलोचक ही रहेगा, उससे आपको और कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपको ये लगा, आपको पता है हर ग्राम पंचायत में पशु चिकित्सालय खोलने की घोषणा हुई। आपको ये भी पता है कि एक और आपको आज तक आपके माध्यम, आप तो किसानों के साथ रहते हो, पशुओं के साथ रहते हो, पशुपालकों के साथ रह रहे हैं, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कि बीकानेर में जो पशु महाविद्यालय वहां से भी एक नंबर है। आप ये देखिए कि जोगिंदर जी मैं आपके माध्यम से किसानों को बता देना चाहता हूँ, दूसरा एक नंबर भी है 1800-180-674 टोल फ्री, उस पर वो अपनी पशुओं से संबंधित जानकारी भी ले सकते हैं। सरकार के बापू की तरफ से ऐसे बापू की बात होती है, आपको तो वही बात करनी है। आपको तो एक ही फैक्ट है कि जनता ने क्यों चुना, जनता से वरना जनता चुन रही है, जो काम करेगा उसको लाया जाएगा। समस्या तो ये है आपके। चलिए बस समय कम है, मूल मुद्दे पे आ जाए अपन लोग, क्या ज्यादा बेहतर रहेगा। मूल मुद्दे, हाँ बोलिए मुद्दे पे, लेकिन मुद्दे पे वार्ड क्षेत्र के चुनाव कांग्रेस ने जीता, इसका जिक्र मत करिए। कि जनता ने हमें चुना, मैंने कहा अभी देख लो उपचुनाव में क्या हुआ। देखिए आप मुद्दे पे आ जाए, किसानों के लिए आपने क्या किया, चलिए बता दीजिए। हाँ बता दीजिए जी। कि देखिए बीजेपी के 2 मूल मंत्र हैं कि झूठ बोलो राज करो और फूट डालो राज करो। बात वही आ गई है, मुद्दे की वजह देखो समय निकल जाएगा, लेकिन मुद्दे पे नहीं आ पाएंगे। उदाहरण पे आप काम कर रहे थे, जो हम ये कह रहे हैं कि किसानों से जो कहने को न्याय पदयात्रा नाम दे दिया, किसानों से जो वादे किए थे 50% लाभांश देने का वादा, उस वादे को पूरा कीजिए। हम ये चाहते हैं, हम किसानों के न्याय के लिए लड़ रहे हैं, हम किसानों के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, हम किसानों के हक के और सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। आलोक जी एक बात, संगीता जी मैं एक बात जानना चाहता हूं। देखिए हम जब जनता के बीच जाते हैं
एक मीडिया पर्सन के नाते हम जाएंगे तो अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, लेकिन कोई राजनीतिक दल का व्यक्ति कोई जाता है, ये बात सही है कि आप वादों का याद दिला सकते हैं कि पूर्ववर्ती सरकार, जो वर्तमान सरकार, पूर्ववर्ती जो प्रतिपक्ष की पार्टी थी, चुनाव से ठीक पहले अपनी मैनिफेस्टो के जरिए अपनी सभाओं के अंदर आपसे ये वादा किया था। ये बिल्कुल कोई गलत बात भी नहीं, आप दिला सकते हैं, लेकिन जनता के बीच में जाकर के हमें यह भी बताना चाहिए कि हमने किया क्या है। क्योंकि बीजेपी लगातार ये बात कह रही है कि जो मुझे लगता है कि अगर 3 साल केंद्र में और 4 साल राजस्थान में होने के बाद अगर हम ये कहें कि 70 साल से ये हो रहा था या 60 साल से हो रहा था, तो मुझे लगता है जनता ये जवाब नहीं सुनना चाहती। हम कर क्या रहे हैं वो जानना चाहती है सरकार, जनता। देखिए, मैं एक बात और बता देता हूं, आज किसान को भोला हमेशा रहा है, लेकिन इतना भी भोला नहीं है कि वो उसे ठग सके। मजबूरी बहुत सारी चीजें करा देती है, लेकिन वो ठगा हुआ महसूस अब नहीं कर सकता, वो जवाब मांगना चाहता है। मुझे लगता है कि अब राजनीतिक दलों को मानसिक रूप से प्रिपेयर हो जाना चाहिए कि वो जवाब जानना चाहेगा कि क्या क्या आपने, वो तो बताइए अब। आज नहीं तो कल, आज एक राजनीतिक दल की पदयात्रा हो सकती है, इस वजह से किसान हो सकता है यूं लगा करके बैठ रहा हो कि ठीक है कल को दूसरे आएंगे, लेकिन जिस दिन सभा होगी उस दिन वो जाएगा, जरूर पूछ लेगा कि बताइए आप 5 साल का हिसाब दे दीजिए, या पूर्ववर्ती जब आपकी सरकार थी तो आपने मेरे लिए क्या किया था, वो बताइए, क्यों दें आपको वोट। देखिए योगेश जी, मैं 2 बड़े काम आपको बता सकती हूँ। पहला, जब कांग्रेस की सरकार थी तब 70 से 80 हजार करोड़ के ऋण माफ कांग्रेस के किसानों के किए गए, पहली बात। दूसरी बात, जो भूमि अधिग्रहण बिल, जो बीजेपी पूरी तरीके से इनकी मंशा थी कि भूमि अधिग्रहण बिल को लागू करके किसानों की जमीनें किसी भी तरीके से उद्योगपतियों को दे दी जाए, वो भूमि अधिग्रहण बिल राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में बड़ा आंदोलन कांग्रेस ने किया और पूरे देश में वो आंदोलन चलाया गया, जिसके फलस्वरूप बीजेपी को रोल बैक होना पड़ा और मोदी जी को भूमि अधिग्रहण बिल वापस लेना पड़ा। ये हमने किसानों के लिए काम किए। और फिर आज आप बात कर रहे हैं कि किसानों के लिए हमने क्या किया, तो किसानों के लिए तो कांग्रेस पहले भी लड़ती आई है, आज भी लड़ रही है, और कल भी किसान अगर किसी भी दुविधा में या मुसीबत में होगा तो लड़ेगी। इतना ही पहले से लड़ती आ रही है, क्यों आपको अस्वीकार किया गया, ये तो बता दें। देखिए, क्यों अस्वीकार किया अगर आप लड़ते आ रहे हैं तो? क्यों आप कंगाल बनाने पर तुले हुए हैं, जब किसान इतनी बनाया किसने है, वो तो खुद जानती है, जनता जानती है किसने कंगाल बनाया था, कौन मार रहा है। ये बात कहना चाह रहे हैं, आपने कहा कि 50% मुआवजा दिया जाएगा, उससे आपने घावों को भरने में समय लगता है, आपने जो भार दिया सालों से उनको भरने में समय लगता है। 33% भी नहीं मिला। आपने कहा 50% लाभांश देंगे, वो 50% लाभांश भी नहीं मिला। तो ये झूठे वादे आपने किए क्यों? जब आप कर नहीं सकते तो किए क्यों? मैं उन्हीं किसानों की बात कर रही हूँ जो आत्महत्या कर चुके हैं। उनके लिए मंत्री जी कहते हैं कि प्रेम प्रसंगों के चलते आत्महत्या करता है किसान। किस तरीके से जले पे नमक छिड़कने का काम करती है बीजेपी सरकार। और आज इनके मंत्री ने कहा छलावा। अरे छलावा तो बीजेपी ने किया, लोग लुभावने झूठे वादे करके किसानों से किए हो, चाहे युवाओं से किए हो, चाहे महिलाओं से किए हो, चाहे बेरोजगारों से किए हो। 15 लाख रुपए देने का वादा रहा हो, चाहे 15 लाख का इंतजार मत करिए, नौकरियां देने का वादा रहा हो, कुछ भी वादा हुआ क्या पूरा? 15 लाख का इंतजार मत करिए, 15 लाख नहीं मिलने वाले। अमित शाह साहब उसको खारिज कर चुके हैं। मुझे लगता है कि अभी इसे एक राजनीतिक मुद्दा भी नहीं बनाना चाहिए, जुमला है, नहीं बनाना चाहिए। तो कह चुके हैं वो, खुद ये कह दे कि चुनाव में जुमले बोल दिए जाते हैं। रोज क्यों बताया जा रहा है? उनके पास और कुछ है नहीं ना, इन्होंने किसानों के लिए क्या किया ये नहीं बताएंगे। मैंने आपको बताया, संगीता जी, सरकार ने क्या किया। आलोक जी, कांग्रेस का दावा है, डॉक्यूमेंट्स में मिल सकता है, कितने 1000 करोड़ का कर्ज इन लोगों ने माफ किया। और सुसाइड का जो मामला है, माफ करिएगा एक बार, सुसाइड का जो केसेस सामने आ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक दलों को उसकी तय में जानी चाहिए। अगर एक आदमी ने 2 आदमियों ने 3 आदमियों ने एक ही कारण से अगर आत्महत्या की है, मुझे लगता है कि अलार्मिंग पोजीशन है, उस पर सरकारों को विचार करना चाहिए, राजनीतिक दलों को करना चाहिए, क्योंकि आप एक सोशल सेक्टर से जुड़े हुए हैं और ये भी एक सेवा का भाव है। अगर वास्तव में राजनीति में कोई आया है तो केवल ये नहीं है कि आपकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप सरकार के नाते हो चाहे प्रतिपक्ष के नाते हो, आप लोगों पर विश्वास करते हैं, क्योंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम के आप पे मुख्य अंग हैं, आप लोगों को उसके तय में जाना चाहिए। सिर्फ यही कह देने से कि हम इतनी अच्छी नीतियां लेकर के आ रहे हैं, हमारी सरकार ने ये किया, अगर बावजूद उसके भी अगर कोई सुसाइड करता है तो मुझे लगता है कि आपको ये देखना चाहिए। हम किसी डॉक्टर के पास में जाते हैं, डॉक्टर से पूछते हैं कि साहब हमने मेहनत बहुत की थी, ये दवाई बदल के ये दवाई भी दे के उसके बाद भी हम नहीं बचा सके, लेकिन हम खुद भी इस बात को लेकर के हतप्रभ हैं कि ऐसा हुआ क्या। किसी सरकार को ये सुनते हुए देखा है कि हम सब कुछ कर रहे हैं और उसके बावजूद भी किसान ये सुसाइड किया, दूसरा किसान नहीं करे, कम से कम उससे तह में जाने की कोशिश करें। आप लोग तो अगर ब्यूरोक्रेसी एक कारण हो सकती है कि नियम कायदे वो बनाते हैं, आप लोग उसमें ठप्पा लगाते हैं कि अगर आपने अच्छी योजनाएं भी बनाई, धरातल पे उतरी है कि नहीं उतरी है,
आप लोग बहस में आप बचाव करते हैं तो सरकार को नहीं बचा रहे हैं, आप उस ब्यूरोक्रेसी को या नीचे जो सिस्टम को चलाने वाले लोग हैं आप उनको बचा रहे हैं। देखिए किसी ने जाग करके देखा कि वास्तव में जिसके नाम पे चेक उसको मिला कि नहीं मिला? मतलब वही आपने भी आज योगेंद्र जी कहा कि ब्यूरोक्रेसी को बचा रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी में भी जो है आम जनता से ही मेहनत करके सिलेक्शन होकर जो व्यक्ति जा रहा है वो भी उसी जनता का हिस्सा है ना। ब्यूरोक्रेसी जनता का हिस्सा है। मेरे बात दूसरी है, नहीं आप और सरकार में बैठे आपकी योजना है, कोई जाकर के देखता है कि किसी किसान को लाभ मिला कि नहीं मिला? आपने कहा किसान का ये देखिए, जब क्या होता है ये भी आप मानते हैं ना, ये भी एक सामाजिक प्रक्रिया है कि जब आपकी आवाज कब निकलती है आदमी की, लगता है नहीं यार आप मेरे लिए कोई सुनवाई करने वाला तो आया है, तो आदमी अपनी समस्याओं को बताने की और भी कोशिश करता है। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा 2022 तक किसानों की आय को अगर दुगनी करेंगे तो उसका पूरा रोड मैप तैयार है और आप देखिए कि वो होगा। आलोक जी एक बात सुनिए, एवरेज आज किसान की आमदनी मालूम है आपको कितनी है? 6500-6700 रुपए। आप उसको अगर 15,022 में अगर कर देंगे कितना बड़ा होगा? उसको तो 100 रुपए भी जो नरेगा की मजदूरी है वो भी किसान को एवरेज नहीं मिल पा रही है। देखिए योगेंद्र जी, आप लोग उस टाइम में नहीं जा रहे हो। सही मुद्दा पकड़ा। ये तो मनरेगा योजना भी बंद करना चाहते थे। अगर पूरी जनता साथ नहीं होती, कांग्रेस इसके खिलाफ आंदोलन नहीं करती तो मनरेगा योजना ही बंद करने की आपके सुनने तो उड़ता है। जो योजना में खामियां हैं उनको तो दुरुस्त किया जाएगा ना। आपको जानकारी बंद करना चाहिए। आपने जो खामियां हैं उनको दुरुस्त करने की बात है, सबसे बड़ी बात है। बंद करने की बात कही थी, वो बंद नहीं हुई क्योंकि देखिए मैं एक बात चाहूंगा जानूंगा, देखिए ये बात एक अलग है संगीता जी की नरेगा बेनिफिट रहा, नरेगा का वास्तव में आधुनिकीकरण होना चाहिए। केवल ये नहीं है कि नहीं मवेशियों को मरने के लिए गड्ढे नहीं खोद करके भटकने चाहिए, गांव में सड़क बननी चाहिए, सेट्स बनने चाहिए। नरेगा में सही है। अगर किसी काश्तकार को नहीं मैं माफी चाहूंगा, नरेगा के माध्यम से ये संजय माधव जी बैठे हैं, बहुत सारे लोगों को आलसी भी बना करके रख दिया कि उनका कि मेरी पूरी हाजिरी लगेगी, जब खेत काटने के वक्त आते हैं लोगों को मजदूर नहीं मिलते हैं। इसको खेती से जोड़ा जा सकता है कि ठीक है ये पे हम कर देंगे, आप हमारे यहाँ भेज दीजिए। योगेंद्र जी को सत्यता तो बताने दीजिए। आपको एक पहलू इसका बता दूं, हमारे देश की आत्मा गांव में बसती है और गांव से पलायन ना हो, लोगों का पलायन ना हो, इसलिए इसको कौन खारिज कर रहा है? नरेगा बहुत अच्छी योजना है, तो कह रहा हूँ बहुत सारे लोगों का घर चल रहा है। खारिज नहीं कर रहा, जरूरी है इससे खारिज नहीं कर रहा, बहुत अच्छी योजना है, इसमें कोई संदेह नहीं। कई घरों के चूल्हे नरेगा की वजह से जल रहे हैं। मैं मानता हूं गांव में लोग रुकना भी शुरू हुए, लेकिन बंद की बात नहीं है। लेकिन कम से कम लोगों को जिस बात के लिए आप पैसे दे रहे हो वो तो आप लोगे काम उससे। क्यों गांव में गड्ढे खोद के तो पटकने से काम नहीं। तो वही तो अभी आया कि आपको इतना % मटेरियल होगा, इतना % आपको लेबर का पेमेंट होगा, तो कुछ चीजें बननी चाहिए। ये बात तो ठीक है, इसमें गलत कौन कर रहा है? इसको कोई नरेगा कोई गलत थी? नहीं पहले आपको योगेंद्र जी बताना चाहूंगी, पहले इनकी मंशा थी कि मनरेगा योजना को भी बंद कर दिया जाए, लेकिन सारी मंशाई तो आपको पता है ना, बाकी तो नहीं। आप तो ऐसे करें जैसे आप सर्वज्ञानी हो। लीजिएगा, आप अपने बीजेपी के नेताओं से पूछिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। मेरे को आप है ना, मेरे को किसी से पूछे थे, मैं आपकी तरह दूसरे से पूछ के आगे और सिर्फ मैं उस चीज पे भी जाना चाहूंगी कि कांग्रेस ने पशुओं के लिए निःशुल्क दवा योजना और निःशुल्क जांच योजना शुरू करी थी। उस योजना को कहां तक आप आगे तो नहीं बढ़ा पाए, लेकिन उसमें कटौती, कमी और बंद करने की जरूर आपने मंशा रख दी। जिस तरीके से भाई साहब कह रहे थे संजय जी कि खाद्य सुरक्षा जो कांग्रेस सरकार लेकर आई थी, खाद्य सुरक्षा के तहत हम ये चाहते थे कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए, इस तरीके से हमने भोजन का अधिकार दिया। लेकिन उसको भी आज आप देख लीजिए कितने लोगों को मिल रहा है। लोगों को गेहूं नहीं मिलता, आटा नहीं मिलता, उनको पोस्ट मशीन के माध्यम से उनसे अंगूठा लगवाया जाता है। किसी व्यक्ति का काम करते करते अंगूठा घिस भी जाता है, उसकी रेखाएं घिस भी जाती है। उन चीजों को आप सोचिए। हम तो राशन कार्ड के माध्यम से, आपको तो लग रहा है नहीं मिल रहा है मैडम। आप अगर बात अभी आप डाटा और आंकड़ों की बात करते हैं, राजस्थान में आज भी 4 करोड़ 38 लाख लोग खाद्य सुरक्षा से लाभान्वित हो रहे हैं। कुछ लोगों से मिलिए, आपको जानकारी हो जाएगी। अभी मैं दोनों बातें कहना चाहूंगा संगीता जी। देखिए, अगर इनके वक्त, चलिए ये बात सही है कि बहुत सारी लोगों की तकलीफ है, इनकी पार्टी के लोग भी उठाते हैं कि साहब जिसका अंगूठा पहले लगाए, आप नरेगा माफ करिएगा, जिसने आधार कार्ड बनाया आप उसको लेकर के चल रहे हैं, आज नहीं मिल पा रहा उसका अंगूठा, तो ये तो दुरुस्त कराने की आवश्यकता है। लेकिन फर्जी बीपीएल के वो बना दिए जाए मेंबर, या फर्जी राशन कार्ड बना दिए जाए, या फिर फर्जी लोगों को लाइसेंस दे दिए जाए, मुझे लगता है कि इसमें अब ये केवल बहस का विषय नहीं है कि केवल ये क्यों हुआ, क्योंकि हमारा मुद्दा सिर्फ किसान का था। क्योंकि 2 मिनट 3 मिनट का वक्त हमारे पास में, निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाए। मैं सिर्फ आपको 1-1 मिनट का वक्त दूंगा। तीनों हमारे जो साथी बैठे हुए हैं, मैं संगीता जी आपसे जानना चाहूंगा कि किसानों को ऐसा कोई वक्त आजादी के 70 साल बाद में याद करने का कोई अवसर, जिसे एक खुशी की तरह से अगर कहीं इतिहास के पन्नों पे पढ़ करके उसके चेहरे पे, उसके बच्चे के चेहरे पे मुस्कुराहट आए कि कभी तो किसी ने हमारे आंसू पहुंचे, कि याद है किसी को? देखिए योगेंद्र जी,
कांग्रेस हमेशा से किसानों के साथ थी, आज भी है और कल रहेगी। मैं मान रहा हूँ, मैं तो वो एक समय जानना चाह रहा हूँ, वो कोई ऐसा टाइम है कि जिसके अंदर किसान का बच्चा कह सके कि मेरे बाप के लिए किसी ने सोचा था? इंदिरा गांधी जी के समय में हरित क्रांति जो देश में लागू हुई, किसान उससे प्रफुल्लित हुआ, किसान का घर उससे लाभान्वित हुआ। लेकिन आज जो किसान की दयनीय स्थिति हम देख रहे हैं, हम चाहते हैं कि जो किसान से झूठे वादे किए या 4 साल में बिगड़ गई वो स्थिति। बिल्कुल निश्चित रूप से आप आंकड़े उठाकर देख उससे पहले सब कुछ सही था, आप खुद तो सही होने के बाद भी फिर आपको अस्वीकार क्यों किया गया? देख लीजिए 10-15 सालों में जितने किसानों ने आत्महत्या नहीं की, आज उतने किसान आत्महत्या कर रहे हैं। मैडम आपने ही कहा अभी 4 सालों में बिगड़ गई, आपने योगेंद्र जी के लिए हाँ कहा। हम कह रहे हैं ना, तो इससे पहले अगर आपके में बहुत ही अच्छा था तो आपको अस्वीकार क्यों किया गया? वो तो देखिए झूठे वादों में जनता फंस गई। अच्छा जनता फंस गई, आप जनता पर आरोप लगा रही है, जनता भी सुन रही है आपके माध्यम से, और क्या आप भी कह रही हो जनता फंस गई? जनता तो भूली है, जनता को आप लोग लुभावने या झूठे वादे करेंगे तो जनता तो भ्रमित हो गई। समझदार है, चलिए मैं 1 मिनट का बता, आलोक जी खैर वैसे तो आप संगीता जी उसमें मैं टाइम कम है, मैं माफी चाहूंगा, दोनों आपको काफी सुन चुके हैं हम। 1 मिनट के लिए मैं संजय जी आपसे जानना चाहूंगा, मैं वो जानना चाहता हूं कि वास्तव में किसान के लिए होना क्या चाहिए। देखिए किसान वो स्वाभिमान एक समाज का अंग है जो कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। यही बड़ी वजह है कि अन्नदाता उसे कहा जाता है। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि आज बीजेपी कांग्रेस से दावा कितने भी करते हो, किसान अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाहता है। किसी ने सोचा है कि वकील अपने बेटे को वकील बनाना चाहता है, पॉलिटिशियन अपने बेटे को पॉलिटिशियन बनाना चाहते हैं? क्यों नहीं चाहता किसान कि वो अपने बेटे को किसान बने? इसलिए नहीं चाहता क्योंकि जो आजादी के बाद में हरित क्रांति की जो जिक्र किया, हरित क्रांति में कुछ जरूर किसानों के लिए कुछ नीतियां बनी, क्योंकि देश भूखे मर रहा था और देश को बचाने का सवाल था। अमेरिका से लाल गेहूं आ रहा था, इस तरह के हालात देश में थे कि देश को बचाने के लिए किसानों के लिए हरित क्रांति लाई गई। लेकिन हरित क्रांति के लिए बेसिकली क्या है कि जो मूलभूत जो नीति बदलने की बात, उन नीतियों पर जो है किसी ने ध्यान दिया है। उसके कारण कुछ भी है, बहुत सारे कारण उसके, अपने पॉलिटिकल बात नहीं करनी इसलिए मैं जिक्र नहीं करूंगा। लेकिन भूमि सुधार जो है आधारभूत चीज थी जिसको करना चाहिए था। अगर जो खेती जो जोत रहा है उसके पास उसकी जमीन होती तो आज देश की अर्थव्यवस्था और पूरी कृषि व्यवस्था का हाल ही दूसरा होता। लेकिन उसको इन्होंने दोनों पार्टियों ने की सरकारों ने नकारा। उसके कारण से राजा महाराजाओं की पार्टियां, दोनों बड़े बड़े पूंजीपतियों की पार्टियां हैं। सारे राजा आधे बीजेपी में आधे कांग्रेस में, बड़े बड़े जागीरदार आधे बीजेपी में आधे कांग्रेस में। उनके दबाव में क्या है, जमीनों के मालिक तो खेती करने वाला दूसरा है और जमीन के मालिक दूसरे हैं। एक तो इससे बड़ी जो स्वामीनाथन आयोग ने भी रेखांकित किया है आज भी जो अच्छा हालत क्या हुआ है, आप आंकड़े देखेंगे, मेरे पास आंकड़े हैं, आप जितने जमीनों के जो लेवल जमीन की किसान के पास जमीन है वो घट रही है। जो ऊपर के 10-15% उनके पास में जमीनें बढ़ती जा रही है, लैंडलेस भूमिहीनता बढ़ रही है। ऊपर से जो नीतियां जो आ रही है, देखिए सच्चाई ये है केंद्र जी की, जब तक जमीन की सच्चाई को, किसान की जिंदगी को आप नहीं देख करके नीतियां बनाएंगे तो आपके उनका परिणाम उल्टा ही आएगा। अब ये पशु कानून लाए, इनको पता ही नहीं 25% राजस्थान जैसे प्रदेश में 25 से 30% आय किसान की, वो एटीएम कार्ड है किसान के लिए, बकरी बेच दी, गाय अकाल में उसके पास वही काम, लेकिन पशु बिक्री कानून ले आए, अभी गौरक्षा का नारा ले आए। गौरक्षा के नाम पर हालत हो गई, किसान को अब अपना पेट भरे, बच्चे पाले, गाय पाले बिना दूध देने वाली। पूरी की पूरी जो अदूरदर्शितापूर्ण नीतियां हैं, नवोदारवाद की आर्थिक नीतियों ने पूरे देश के किसान को तबाह कर दिया। मैं निवेदन करना चाहूंगा आखिरी में कि दोनों पार्टियां नवोदारवादी आर्थिक नीतियों से मुक्ति पाए, इस देश के किसान को मुक्त करें, यही निवेदन। चलिए, किसान हमेशा मुद्दा था, है और रहेगा, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। लाभ कितना मिलेगा ये भी कोई नहीं कह सकता, दावे जरूर किया जा सकते हैं। शायद यही बड़ी वजह है कि आज किसान अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाहता। किसान की स्थिति कब सुधर सकेगी, कब वो अन्नदाता वास्तव में एक दाता के रूप में बन सकेगा, ये एक भविष्य के गर्भ में है। लेकिन फिलहाल ये बात जरूर है कि किसान एक मुद्दा बना रहेगा, राजनीतिक दलों के मैनिफेस्टो में छाया रहेगा, वो स्वर्णिम अक्षरों की तरह उसे सजाया जाएगा। और यही बड़ी वजह है कि किसानों के मुद्दे हमेशा उस फर्टाइल लैंड की तरह जिसमें कोई भी आप अंकुर डालिए वो जरूर प्रफुल्लित होगा, आगे बढ़ेगा, उसमें पौधे लगेंगे। यही वजह है कि किसान के आंसू पहुंचने के लिए कोई भी राजनीतिक दल आगे आ जाता है। लेकिन आंसू कितने पहुंच पाएंगे और कब तक पहुंचते रहेंगे ये कोई कहने को तैयार नहीं है। कौन सी ऐसी नीतियां होंगी जो किसान के घर में खुशहाली ला सकें, और कोई ये भी कहने को तैयार नहीं है कि आत्महत्याएं हम रोक पाएंगे। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में से इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।